गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो संगठनात्मक ढांचा है उसके संबंध में कुछ हम तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ये जो जितने भी रीजनल कोऑपरेशन होते हैं, क्षेत्रीय संगठन होते हैं, लगभग ज़्यादातर का अपना एक स्थायी मुख्यालय होता है, कार्यकारी मुख्यालय होता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इनके लिए किसी प्रकार के कोई स्थायी संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई है। इनके लिए कोई स्थायी संस्था की स्थापना नहीं की गई है। जैसे अपन देखते हैं यूएनओ की है या और भी किसी प्रकार के जो रीजनल कोऑपरेशन है उनके जो मुख्यालय होते हैं, जैसे सार्क का है, उसी प्रकार से। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए किसी प्रकार की स्थायी संस्था का निर्माण नहीं किया गया, स्थापना नहीं की गई। फिर भी गुट निरपेक्ष देशों में समन्वय स्थापित करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्रवाई करने के लिए तथा आंदोलन की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय विषयों एवं समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए इसने लगभग 2 प्रकार की संस्था को जन्म दिया। किसके लिए? एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उन पर गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों की कार्रवाई हेतु तथा स्वयं ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी दिशा में किस प्रकार की प्रगति हो रही है और कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, चुनौती हो या ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय विषय है उस पर अपना विचार विमर्श करने के लिए इन्होंने 2 प्रकार की संस्थाओं को जन्म दिया है। एक है समन्वय ब्यूरो, जिसको हम कार्यकारी भुजा के रूप में जानते हैं। दूसरा है सम्मेलन। अब इस सम्मेलन भी 2 प्रकार के, एक होता है मंत्री स्तर, जिसमें हर गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सदस्य राष्ट्र है उसका जो विदेश मंत्री होता है उन विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है। और दूसरा होता है शिखर सम्मेलन, जिसमें सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं वो इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की 3 संस्थाओं का विकास हुआ है: समन्वय ब्यूरो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। कभी भी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि 3 प्रकार की संस्था हैं: समन्वय ब्यूरो अर्थात कोऑर्डिनेशन ब्यूरो, दूसरा विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और तीसरा शिखर सम्मेलन। शिखर मतलब आप समझ सकते हो जिस प्रकार पहाड़ का सबसे ऊपर जो चोटी होती है शिखर होता है, उसी प्रकार किसी भी सदस्य राष्ट्र का जो सर्वोच्च जो अपने राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, जो भी प्रेसिडेंट, वो शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि 3 प्रकार का ये इसकी संस्था है। अब एक एक करके हम समझते हैं कि किसमें क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम समन्वय ब्यूरो, कोऑर्डिनेशन ब्यूरो के बारे में। देखिए, ये जरूरी है कि गुट निरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए ये एक बेहद उपयोगी और सक्रिय केंद्र है। संगठन में जुड़ गए, संगठन के सदस्य बन गए, लेकिन जरूरी है संगठन की गतिशीलता, संगठन को ऊर्जा मिलती रहे, आपस में निरंतर विचार विमर्श, डायलॉग, पार्टनरशिप होगी और जो भी कार्य है उनमें आपस में समन्वय स्थापित होगा तो ही वो संगठन आगे बढ़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि इस प्रकार का समन्वय ब्यूरो हो जो उसके लिए उपयोगी और सक्रिय केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभा सके। इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी भुजा भी कह सकते हैं। इसका जो स्वरूप है एक प्रकार से समिति की भांति है जो गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए मसविदे तैयार करता है। मतलब ये जो समन्वय ब्यूरो है, ये जो भी गुट निरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन होता है हर 4 साल के बाद, तो जो शिखर सम्मेलन होता है उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करता है, प्रमुख मुद्दों को तैयार करता है, हर प्रकार की जो भी तैयारी होती है
ये कोऑर्डिनेशन ब्यूरो करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्रवाई व अगुवाई करता है। जो भी वैश्विक मंच हो या क्षेत्रीय मंच हो या यूएनओ के मंच पर जो भी उनको जॉइंट एक्शन लेना है, किस प्रकार के प्रोग्राम करना है, क्या उसमें अपना पक्ष रखना है, सब कुछ पूरा हैंडलिंग कौन करता है? समन्वय ब्यूरो। अब समन्वय ब्यूरो में पहले 17 सदस्यों की सर्वसहमति से नामजद किया जाता था, लेकिन 1983 जो हमारा दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ था, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन हुआ था 1983 में, तब इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 66 कर दी गई थी। अब इसमें ये जो 66 संख्या है समन्वय ब्यूरो में सदस्य राष्ट्र की, इसमें से 31 तो अफ्रीका के सदस्य राष्ट्र हैं, 23 एशिया के और 10 लैटिन अमेरिका के और 2 यूरोप के सदस्य। अब इसके सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि समन्वय ब्यूरो के टोटल मेंबर कितने? 66, जिसका महाद्वीपीय आधार पर उनका विभाजन किया हुआ है कि 31 सदस्य होंगे अफ्रीका से, 23 सदस्य होंगे एशिया से, 10 लैटिन अमेरिका और 2 यूरोप के सदस्य इसमें शामिल हैं। तो ये था समन्वय ब्यूरो का काम जो हमने देखा। जो जब भी शिखर सम्मेलन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हो या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो, वहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपनी आवाज़ को प्रखर करना है, पूरा ड्राफ्ट तैयार करना, किन बातों को, किन मुद्दों को रखना और किन किन मुद्दों पर जो भी समस्या है उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पक्ष रखना, ये पूरा हैंडलिंग कोऑर्डिनेशन कौन करता है? समन्वय ब्यूरो। सेकंड है मंत्री स्तर का जो सम्मेलन है। मंत्री के नाम आते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, विशेषकर विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर्स जो होते हैं हर सदस्य राष्ट्र के, वो मिलते हैं। तो समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के जो विदेश मंत्री होते हैं, जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, इन सभी सदस्य राष्ट्र के जो विदेश मंत्री होते हैं वो भाग लेते हैं, वो सभी इसमें भाग लेते हैं। और सम्मेलन जहाँ गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करता है, वहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देश के आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श और निर्णय भी लिया जाता है। अब देखिए, जहाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसका स्थायी कार्यालय नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है इसका, तो ये क्या होता है कि जहाँ गुटनिरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन होता है, वहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो मीटिंग है, ये तय करती है कि हमारे शिखर सम्मेलन जो आयोजित होने जा रहा है उसकी क्या तो कार्यसूची है, तथा कोई नवोदित राष्ट्र जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे इच्छुक देशों के जो आवेदन पत्र होते हैं उन पर विचार विमर्श करता है, निर्णय करता है, सब प्रकार की बारीकी की जांच करके ये आगे बढ़ाता है। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श करता है, जो भी तत्कालीन समय में तीसरी दुनिया के और विशेषकर गुटनिरपेक्ष देशों या गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों के सामने जो चुनौतियां हैं, जो समस्या हैं, उनके संबंध में भी अपने विचार करता है तथा गुटनिरपेक्ष के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से देने का प्रयास करता है। देखो, ये कई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आलोचक कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष का प्रादुर्भाव शीत युद्ध के विरुद्ध में हुआ था, यानी शीत युद्ध के काल में हुआ था कि हम किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, दोनों ही महाशक्तियों से एक निश्चित दूरी बनाकर दोनों से अच्छे संबंध कायम करके हम चलेंगे, लेकिन हम किसी की गुट में शामिल नहीं होंगे, किसी सैनिक संधि या सैनिक गुट में शामिल नहीं होंगे। हम हमारी स्वतंत्र विदेश नीति और हमारी स्वतंत्र संप्रभुता का पालन करते हुए हम हमारे स्तर पर हम चलेंगे। तो लोग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आलोचक ये कहते हैं कि जब जिसका जन्म ही जिसके लिए हुआ था वो तो अब रहा नहीं, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के विरुद्ध हुआ था, शीत युद्ध तो खत्म हो चुका है, तो अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औचित्य क्या, प्रासंगिकता क्या। इसलिए कई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचार के प्रश्न उठाते हैं कि अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व या इसके प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। लेकिन आपको ये समझना ये भी जरूरी है कि केवल हम इन शक्ति गुटों से दूर रहना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हमारी जो भी साझी समस्या हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इनकी एक साझी विरासत रही है, ये है कि हम जितनी सदस्य राष्ट्र हैं, अधिकतर राष्ट्र गुलामी से गुजरे हैं, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के शिकार हुए हैं।
इनकी समस्याएं साझी समस्या हैं, जैसे गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य में बहुत निम्न स्तर की सुविधा है, बेरोजगारी, बहुत कुछ समस्याएं एक जैसी है। तो क्यों ना हम आपस में मिलकर हम इन समस्याओं को सुलझाएं और जिस दौर से दुनिया गुजर रही है और जिस तरह से ये पूंजीवाद ग्लोबलाइजेशन का सहारा लेकर पुनः एक बार तीसरी दुनिया के देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा जो इंटरफेयर किया जा रहा है उसके विरुद्ध है, या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वहाँ पर इनकी जो भूमिका है और इनका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इनके साथ जो बिहेवियर किया जा रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना। तो ऐसे कई मामले आगे इस टॉपिक को डिटेल से हम देखेंगे कि आज भी गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से लागू करना और प्रासंगिकता के तौर पर बहुत ही अभी तक इसका अस्तित्व बना हुआ है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि समय समय पर जो भी इसके सम्मेलन होते रहते हैं उनमें सभी बातों को व्यावहारिक रूप से लागू करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कार्टागेना में 18 मई 1998 तक आयोजित जो विदेश मंत्री गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन था, इसके जो आंदोलन की जो समन्वय ब्यूरो की बैठक है वो डरबन में होने वाले 12वें शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए की गई थी। तो ये होता रहता है, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कभी भी बुलाया जा सकता है और कोई आगे रूपरेखा या ऐसा कोई नवीनतम घटनाक्रम हो जिसका सभी का ध्यान केंद्रित करने के लिए ये बुलाया जा सकता है। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की असाधारण बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। जैसे आपको उदाहरण बताएं, उदाहरण के लिए कि नामीबिया के प्रश्नों पर इस प्रकार की असाधारण बैठक नई दिल्ली में अप्रैल 1985 में बुलाई गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी भी चाहे तो वो बैठक बुला सकते हैं और ये इस प्रकार से कोई गतिविधि पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा है महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। देखिए, सबसे सर्वोच्च सम्मेलन ये होता है, सबसे बड़ा सम्मेलन ये होता है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन माना जाता है। इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सब लागू किए जाते हैं और इन निर्णयों पर सबका ध्यान केंद्रित रहता है। इसलिए सबसे बड़ा सम्मेलन होता है और ये प्राय प्रति 3 वर्ष के बाद होता है, जिसमें गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। ये हर 3 साल के बाद होता है, जिसमें उस देश का जो भी राष्ट्राध्यक्ष है या शासनाध्यक्ष है, प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी है वो उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अब ये जो शिखर सम्मेलन है इसमें प्राय 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। जो भी पूर्ण सदस्य वो तो आएंगे, लेकिन इनके अलावा और किन को अनुमति प्रदान की जाती है। एक तो जो पूर्ण सदस्य है, दूसरा पर्यवेक्षक सदस्य है, ऑब्जर्वर मेंबर। मतलब आप समझ सकते हैं कि पर्यवेक्षक और पूर्ण सदस्य में फर्क क्या होता है। पूर्ण सदस्य आएगा, अपने विचार रखेगा और किसी मुद्दे पर अगर कोई वोटिंग करनी है, मतदान करना है तो मतदान में हिस्सा लेगा। पर्यवेक्षक राज्य होते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो भी आएंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन जब किसी भी मुद्दे पर या समस्या पर कोई मतदान करना हो तो पर्यवेक्षक राज्य मतदान में हिस्सा नहीं लेता है। सही बात समझ। इसलिए पर्यवेक्षक राज्य के पास ये अधिकार नहीं होता है। और तीसरा है पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य। ठीक है, पर्यवेक्षक लेकिन गैर राज्य सदस्य है वो होना चाहिए। और चौथा है किसी अतिथि को आमंत्रित किया गया हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये शिखर सम्मेलन जो निर्णय है, ध्यान रखना यहाँ पर सर्वसहमति से होते हैं, बहुमत से नहीं होते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं पूर्ण रूप से सर्वसहमति जताई जाती है और सर्वसहमति के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ आपको तथ्यात्मक जानकारी के तौर पर स्पष्ट करता हूँ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन हुआ था जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, आपको याद रखना है। पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, जो यूगोस्लाविया, तत्कालीन समय में यूगोस्लाविया, लेकिन अब यूगोस्लाविया का भी विभाजन हो चुका है। ठीक है, तो बेलग्रेड में 1961 में हुआ, जिसमें जो सदस्य राष्ट्र थे वो 25 थे। दूसरा काहिरा में हुआ, मिस्र, इजिप्ट में है काहिरा। तीसरा लुसाका में हुआ 1970 में। चौथा अल्जीयर्स में 1973। पांचवा कोलंबो में 1976। छठा हवाना
जो क्यूबा की राजधानी है 1979। और सबसे विशेष तौर से याद रखने लायक, भारत में एकमात्र नई दिल्ली 7वां शिखर सम्मेलन 1983 इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में ये गुड निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन आयोजित हुआ और एक बार ही हुआ है अभी तक, इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे नई दिल्ली में 1983 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और वो था 7वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आपको महत्वपूर्ण याद ये रखने हैं, एक तो पहला कब हुआ और दूसरा लेटेस्ट कब हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ याद ये रखनी है कि भारत में कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में संपन्न हुआ। 8वां हरारे जिम्बाब्वे में हुआ। पुनः 9वां जो शिखर सम्मेलन था वो बेलग्रेड में हुआ 1989 में। 10वां इंडोनेशिया की जकार्ता में 1992 में। 11वां कोलंबिया के कार्टागेना में 1995 में। फिर 12वां दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1998 में। 13वां मलेशिया के कुआलालंपुर में 2003। 14वां क्यूबा की राजधानी हवाना 2006 में। 15वां मिस्र के शर्म अल शेख 2009। 16वां ईरान के तेहरान में 2012 और 17वां वेनेजुएला की मार्गरेटा द्वीप 2016 में। और अभी जो नवीनतम 18वां हुआ है वो है अजरबैजान के बाकू शहर में अक्टूबर 2019 में। ये हैं अब तक के गुट निरपेक्ष आंदोलन के। तो 18 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन 18 कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें से अगर आप याद रखें तो पहला आपको याद रखना है बेलग्रेड का, 7वां रखना है आपको नई दिल्ली, और अभी 18 संपन्न हो चुके हैं। तो 18वां कहाँ पर हुआ, तो बाकू जो अजरबैजान में है अक्टूबर 2019 में संपन्न हुआ। ये आपको कुछ तथ्यात्मक रूप से याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि गुट निरपेक्षता की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण हमें गुट निरपेक्ष देशों के विभिन्न शिखर सम्मेलनों से मिलता है। आप देखिए, गुट निरपेक्ष मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन, आप देखिए कि इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसका अनुमान आप इसके आधार पर लगा सकते हैं कि इसका जो सम्मेलन है वो प्रति 3 वर्ष के बाद जो होता है, इसमें मुख्य तौर पे 4 लाभ होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर प्रति वर्ष होता है तो थोड़ा सा मोह भंग होता है, तो प्रति 3 वर्ष के बाद होता है तो गुट निरपेक्षता के एक तो लोकप्रियता में वृद्धि होती है, काफ़ी समय बाद मिलते हैं तो नई एनर्जी होती है, उन मुद्दों को उठाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष देशों के दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भी इन गुट निरपेक्ष देशों का जो अपना मंतव्य है, दृष्टिकोण है, वो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। गुट निरपेक्ष देशों में पारस्परिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि होती है और विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर गुट निरपेक्ष देशों की आवाज़ को बल मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, आपसी एकता को कायम करते हुए अपनी अपनी सामूहिक आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो इसका विश्व फलक पर बेहद प्रभाव पड़ता है और अपनी आवाज़, अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके और विश्व स्तर पर या विश्व रंगमंच पर इसको बहुत ज़बरदस्त ताकत मिलती है। अतः गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने अपने शिखर सम्मेलन द्वारा विश्व राजनीति की विभिन्न समस्याओं पर गंभीर रूप से विचार विमर्श किया है तथा उनके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गहरे ढंग से प्रभावित किया है। अब तक गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पूर्व में बता चुका हूँ, इसलिए आप समझ सकते हैं कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के योगदान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा बेहद महत्वपूर्ण रहा है और इसने कई उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं। ठीक है, तो आज हमने ये देखा इसका जो संगठनात्मक ढांचा है, जिसमें हमने ये देखा कि इसकी 3 मुख्य संस्थाएं हैं, समन्वय ब्यूरो तथा मंत्री स्तर का जो विशेषकर विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है, और
तीसरा होता है शिखर सम्मेलन, जिसमें इन तीनों संस्था के द्वारा प्रति 3 वर्ष के बाद में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। और जो देश या जिस देश में शिखर सम्मेलन आयोजित होता है वही अगले 3 साल के लिए इसका प्रमुख बनता है इस आंदोलन का। और जो भी कार्रवाई होती है, जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जो भी आंदोलन होते हैं, माफ कीजिएगा, जो भी सम्मेलन होते हैं, इस सब की अध्यक्षता वही जिस देश में ये इस आंदोलन का जो सम्मेलन हो रहा है वही करता है, वही राष्ट्र इसकी अध्यक्षता करता है और वही इसके प्रमुख के तौर पर अपनी भूमिका अदा करता है। फिर उसी ही सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में तय कर लिया जाता है कि अगला सम्मेलन किस देश में होगा। तो जो अगले देश में शुरू होगा तब तक उस देश का जो है प्रमुख वो ही इस आंदोलन का प्रमुख बना रहेगा। और जो ही वहाँ शुरुआत हो गई तो फिर अगले 3 सालों के लिए उस आंदोलन के प्रमुख तौर पर वो राज्य अपनी भूमिका निभाएगा। तो इस प्रकार से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूरा संगठनात्मक स्तर बना हुआ है।